लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि टाइप ऑफ डेटा हमें क्या लेना है वो डिसाइड कर लेना है। हमने ये डिसाइड कर लिया कि प्राइमरी डेटा क्या है और सेकेंडरी डेटा दोनों से हम लोग काम करेंगे। अब ये आता है कि जब हम लोग डिसाइड कर लिए कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का दो तरीका होता है। या तो हम लोग सेंसस करें और दूसरा सैम्पलिंग लें। सेंसस का मतलब होता है हम एक एक के पास जाके सबसे आंकड़ा लें, और दूसरी बात होता है सैम्पलिंग में मतलब हम कुछ लोग से बात करें। अच्छा, हम लोग एज ए इंडिविजुअल रिसर्चर सारे लोग से एक साथ मतलब बात नहीं कर सकते। झारखंड एक बड़ा स्टेट है और उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग उसका फायदा उठाए हैं। तो बहुत लोग अगर फायदा उठाते हैं तो एक ही के पास जाना एज ए इंडिविजुअल रिसर्चर का ये बस की बात नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग सैंपल लेंगे। अगर सैम्पलिंग करेंगे तो सैम्पलिंग का तरीका अलग अलग होता है, तो वो हमें डिसाइड करना होता है। अच्छा, ये सैम्पलिंग का जो टेक्निक है ये हम लोग एक और अलग से इसका वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें कि स्पेशली हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। अपने आप में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट ज़ेरो के हिसाब से। अच्छा, इसमें नेट ज़ेरो के हिसाब से मैं अभी पूरा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एक बार जब हम लोग समझ लेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे एक वीडियो में कि नेट ज़ेरो में स्टेप्स ऑफ रिसर्च से कैसा क्वेश्चन बनेगा, क्या आता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, कैसे हम उनको आंसर करना है, किस तरीके से करना है, ये हम लोग सीखेंगे। एक बार हम लोग ये जब डिसाइड कर लिए कि सैंपल कैसे निकालेंगे, उसके बाद फिर अब हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग सैंपल जब निकालेंगे तो मेरा एरिया और स्टडी और साइज क्या होगा, कौन से एरिया से सैंपल निकालना है, दूसरी बात कि कितना सैंपल निकालना है। उसके बाद फिर अगर सैंपल निकालना है तो फाइनल कौन मेरा किससे हमको बात करना है। अच्छा, इसमें एक टर्म आ जाता है यूनिट ऑफ स्टडी। यूनिट ऑफ स्टडी मतलब फाइनली हम जाके किससे बात करने वाले हैं। अच्छा, ये यूनिट ऑफ स्टडी और एक और वर्ड आता है रेस्पोंडेंट। तो ये रेस्पोंडेंट मैंने अभी तक यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे अभी लिख देता हूँ रेस्पोंडेंट। यूनिट ऑफ स्टडी फाइनली हम जाके जिस पे स्टडी करेंगे, जिनसे हम सवाल पूछेंगे, जिनसे हम ऑब्जर्व करेंगे, जो भी मेरा मेथड है। तो यूनिट ऑफ स्टडी फाइनली हम किसको स्टडी करने वाले हैं। अगर मेरा फाइनल जो है हम किसी का फैमिली के बारे में जानना है कि वो फैमिली कैसा है, अगर उसका फैमिली में क्या सुधार हुआ, तो हम लोग ये करेंगे कि हम किसी फैमिली का जो मुखिया है उससे बात कर लेंगे या फैमिली के सारे मेंबर से बात कर लेंगे। लेकिन अगर हमको खाली उनका ये जानना है कि उनका जो फीमेल है, जैसे हमने अपना ऑब्जेक्टिव लिया है कि जो फीमेल है उनका हेल्थ पे क्या ये हुआ है, तो जाहिर बात है कि उनका फीमेल से अगर हम जाके बात करेंगे तो ओवरऑल उनका पूरे घर के बारे में हमको पता चल जाएगा। एक तो उनका इंडिविजुअल हेल्थ के बारे में पता चल जाएगा, प्लस पूरा घर के बारे में हो जाएगा। तो अगर जो प्रधानमंत्री आवास योजना लिए हैं वहां की जो महिलाएं हैं उनको अगर हम अपना यूनिट ऑफ स्टडी ले लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो फाइनली हम जाके किनसे सवाल पूछने वाले हैं, जैसे भी हम जो भी मेथड इस्तेमाल करें, तो उसमें यूनिट ऑफ स्टडी। अच्छा, फिर रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट का मतलब होता है कि जो फाइनली हमारा क्वेश्चन का रेस्पॉन्स देगा, जो हम सवाल पूछेंगे उसका जो लोग रेस्पॉन्स देगा उसी को बोला जाता है रेस्पोंडेंट। अच्छा, ये दोनों अलग अलग कभी होता है, कभी दोनों सेम होते हैं, कभी अलग हो सकता है। कभी मान लीजिए कि इसमें नहीं है हमारा वो टारगेट, लेकिन मान लीजिए किसी रिसर्च में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि किसी बच्चे का 6 महीने का जो बच्चा है उसका आंगनवाड़ी स्कीम से क्या फायदा हुआ है। अब वो बच्चा तो नहीं बोल पाएगा, उससे बात नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो उससे मैं रेस्पोंडेंट हम उसकी माँ को लेंगे। तो उसमें यूनिट ऑफ स्टडी मेरा बच्चा है, लेकिन रेस्पोंडेंट कौन है, उनकी माँ। अगर मान लीजिए कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम है, किसी ऐसे जगह में जाते हैं जहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम है, हमको बात करना है किसी से, जवाब उससे हमको चाहिए, लेकिन उनको वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, उनको मेरा लैंग्वेज नहीं आता है, मुझे उनका लैंग्वेज नहीं आता है, तो हम रेस्पोंडेंट किसी थर्ड को लेके जाए। तो रेस्पोंडेंट जवाब कोई और दे रहा है, लेकिन मेरा स्टडी कौन है, कोई दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हम लोग पूरा डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा, ये जब डिसाइड हो गया यूनिट ऑफ स्टडी, उसके बाद हम लोग ये डिसाइड करना है कि क्या क्या वेरिएबल सिलेक्ट करना है। वेरिएबल मतलब कि हमको क्या क्या आंकड़ा चाहिए। अगर हमको ये जानना है कि किसी का हेल्थ सुधार हुआ है, तो हेल्थ सुधार के लिए हम लोग को बहुत सारी चीजें जानना होगा। क्या वेरिएबल्स हमको पता चलेगा कि उनका हेल्थ अच्छा था, तो ये हमको जानना पड़ेगा। आप कितने बार आप बीमार हुए, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना से पहले आप एवरेज कितना बीमार होते थे, वो घर बनने के बाद अब एवरेज आप कितना बीमार पड़ रहे हैं। उसके बाद दूसरी बात है कि आपको ये कोई क्या बोलते हैं, जो सोने का ही प्रॉब्लम था, जैसे घर अगर टूटा फूटा था, बारिश होता था, सोने का प्रॉब्लम था, नींद का क्या था, नींद से भी वो जो इम्पैक्ट बहुत होता है। तो वेरिएबल हम अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं। अपने आप से वेरिएबल बहुत सारा होता है, लेकिन अपने स्टडी के हिसाब से क्या फिट बैठेगा वो हमको एक चुनना है कि ये वेरिएबल हम पूछना है, हमको जाके ये वेरिएबल हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जिसमें वेरिएबल में वो भी आ जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो मतलब किसी चीज को डिसाइड कर रहे हैं, और डिपेंडेंट मतलब कि उसके डिसाइड इंडिपेंडेंट के कारण वो डिपेंडेंट वाला डिसाइड करेगा। तो ये सब सारा चीज यहाँ पे हम लोग डिसाइड
कर। रिसर्च डिजाइन अब बन के हमारा तैयार है। रिसर्च डिजाइन बन गया, उसके बाद अब हम लोग डिसाइड करते हैं कि मेरा चैप्टर कैसा बनेगा। एक बार जब हमको पता चल गया हमारा रिसर्च क्या है, तो हम लोग अपना डिसाइड करते हैं चैप्टर। नॉर्मली चैप्टर 1 रहता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में रहता है नॉर्मल कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या। दूसरी बात कि वो जो योजना लागू हुआ था उसका ब्रीफ में एक समरी होता है, इंडिया में कब लागू हुआ था, झारखंड में कब लागू हुआ, तो वो हम हायरकी से आते हैं। इंडिया लेवल में, अगर वर्ल्ड लेवल में है तो वर्ल्ड से स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड में कब लागू हुआ था, इंडिया में कब हुआ, झारखंड कब हुआ। हमारे ये जो अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं हम लोग इंडिया लेवल से स्टार्ट करेंगे। वो प्रधानमंत्री आवास योजना इंडियन स्कीम है, तो वहाँ इंडिया के हिसाब से इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, झारखंड में कब स्टार्ट हुआ, उसमें कितना फायदा हुआ, जो डेटा है थोड़ा बहुत डेटा उसमें हम लोग रिफ्लेक्ट कर देंगे। और उसके बाद फिर हम लोग अपना दूसरा चैप्टर बनाएंगे। इंट्रोडक्शन में बहुत लोग अपना रेफरेंसेस भी डाल देते हैं, और उसमें रेफरेंसेस आप दूसरे चैप्टर बना सकते हैं कि सेकंड जो मेरा चैप्टर होगा वो मेरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा। क्योंकि जिनका भी काम हमने लिया है उनको हम लोग क्रेडिट देते हैं, और उस तरीका को हम लोग टेक्निकल वर्ड बोलते हैं साइटेशन। साइटेशन मतलब आप किसी का काम लिए, उनका काम कुछ पढ़े, उन्होंने उतना सारा मेहनत किया था, आप उनका कुछ लिए तो उनके बारे में पूरा एक हम लोग एक रेफरेंस देते हैं कि उन्होंने अपना ये काम किया था, उस काम में उन्होंने ये पाया, और उस काम के बेसिस पे ये तो हमारा आगे चल रहा है। तो जिनका जिनका हमने स्टडी किया, जिनको पढ़ा, जिस बेसिस पे हमको क्लू मिला आगे क्या करना है, उनका हम लोग एक चैप्टर बना देते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो ये चैप्टर अलग अलग होगा। बहुत बार हम लोग एक उस एरिया के बारे में प्रोफाइल बना देते हैं। जैसे झारखंड के बारे में पढ़े तो झारखंड के बारे में एक चैप्टर बना देंगे। झारखंड कब स्टेट बना, क्या था, उसका एरिया क्या है, कितने डिस्ट्रिक्ट है, क्या है, उसमें मैप भी डाल सकते हैं, तो झारखंड के बारे में बता दिए। फिर एक चैप्टर होगा उसमें जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो डेटा कलेक्शन वाला पूरा चीज डाल देंगे। डेटा एनालिसिस जो है वो एनालिसिस वाला चैप्टर उसमें आ जाएगा। डेटा एनालिसिस, उसके बाद फिर कंक्लूजन वाला चैप्टर। तो चैप्टर एक बना लिए, ढांचा बना लिए, क्योंकि थेसिस जो हमारा रिसर्च होगा एक बुक बनेगा, और जो रिसर्च का जो हमारा जो होता है उसको बुक नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थेसिस। तो थेसिस जो बनेगा तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि एक पूरा बुक तो पूरा एक ही चैप्टर में नहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है कोई भी चीज पढ़ते हैं चैप्टर वाइज होता है, तो वो ढूंढने में भी आसान रहता है रीडर्स को, और दूसरी बात पढ़ने में भी आसान रहता है। तो आपको ये पता है कि इंट्रोडक्शन का चैप्टर ये है, तो उसमें हम गए और अपना उसमें पढ़ लिए। रिव्यू ऑफ लिटरेचर इतने पेज में उसमें गए और अपना पढ़ लिए, तो हम लोग एक चैप्टराइजेशन बना लेते हैं। तो चैप्टर जब हो जाता है, चैप्टर बनाने के बाद फिर फाइनल, जब चैप्टराइजेशन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर हमारा क्या निकलता है, फाइंडिंग्स और कंक्लूजन, कि रिसर्च में हमको क्या मिला। क्योंकि चैप्टराइजेशन में आप चैप्टर में डालें, ये चैप्टर का ही एक पार्ट है। चैप्टर का एक पार्ट है कि चैप्टर का जो फाइनल चैप्टर होगा वो होगा फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। क्योंकि आपका जो लास्ट चैप्टर होगा वो हमेशा क्या होगा, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। उसमें आप ये डालेंगे कि आपको रिसर्च में क्या चीज मिला, क्या आप पाए, आपको लगा कि हाँ झारखंड में सही में इम्पैक्ट हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, वो कारण भी आप बताएंगे, और उसके साथ फिर सजेशन भी देंगे। तो यहाँ एक और चीज होता है कंक्लूजन एंड सजेशन। क्योंकि सरकार ये नहीं चाहता है आप खाली कोई चीज प्रॉब्लम बता दी है, प्रॉब्लम आप 5 साल तक ढूंढे, आपको कोई प्रॉब्लम मिला तो आपका उसका सजेस्टेड सॉल्यूशन भी बताना है, कुछ सुझाव भी बताना है कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद फिर लास्ट में एक टर्म आता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में बहुत लोगों को डाउट रहता है। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि कोई भी जो हम रेफरेंसेस लिए, जैसे हम बताए थे कि जिसका जिसका हम लोग रेफरेंस लिए हैं, तो जब हम लोग अपना चैप्टर लिखते हैं तो चैप्टर में खाली 2 चीज लिखते हैं, उनका नाम लिखते हैं, उनका ईयर लिखते हैं, ये कौन सा साल में रिसर्च किए थे, और उनका फिर एक बिब्लियोग्राफी एक अलग से 4-5 पेजों का एक बुक बनता है। वो ज्यादा भी बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है। उसमें 4-5 पेजों का एक बाद में, ये कंक्लूजन के बाद में एक बनता है बिब्लियोग्राफी। उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज रहता है। जैसे किन्हीं का नाम ए था, अतुल था, उनका ए में नाम लिखाएगा। जिनका नाम कोई बी से था तो उनका बी वाला में लिखाएगा। तो जैसे किसी को ढूंढना होगा, जैसे कोई मेरा सेकंड चैप्टर में गए रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसमें उनको पता चला कि ये उनका नाम था, तब उनके डिटेल से उनको पढ़ना, उनको लगा कि बहुत अच्छा है, तो उसमें वो उनको डिटेल से उनको पढ़ना उनका रिसर्च, तो पीछे वो जाएंगे उस अल्फाबेट में ढूंढेंगे कि अच्छा उस नाम से वो अल्फाबेट, वो जैसे जाएंगे ए का है तो ए में जाएंगे, उनको वो नाम बहुत आसानी से मिल जाएगा। ए में 8-10 लोग होंगे, लेकिन ए में भी अगर बहुत लोग हैं तो उसमें भी, और सेकंड डिजिट जो सेकंड अल्फाबेट है उसमें भी सीरियल वाइज रहेगा। पहले ए है, ए बी रहेगा, ए सी रहेगा, ऐसे रहता है। तो उसमें क्या है कि वो ढूंढने में बहुत आसानी रहता है, तो वो ढूंढ लेंगे आराम से, और वो ढूंढने के बाद फिर क्या होता है कि वो उसके बारे में जान सकते हैं और डिटेल में, जिनको अगर कुछ और डिटेल में जानना है।
आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, हम लोग जब सबका ऑथर का नाम एक जगह लिख देते हैं, उसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं कंप्यूटर में, कुछ मेहनत भी नहीं करना, वो अपने आप सिस्टमेटिकली अरेंज हो जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये होता है बिब्लियोग्राफी। ये भी नेट ज़रा का क्वेश्चन है, बिब्लियोग्राफी क्या होता है, बिब्लियोग्राफी में क्या अल्फाबेटिकली अरेंज होता है या टाइम के साथ अरेंज होता है? इसमें अल्फाबेट में अरेंज रहता है। ठीक है, इसमें क्या आता है, बुक्स एंड रेफरेंसेस दोनों आएगा। जो हम बुक्स को रेफर किए हैं, किसी का अगर हम लिटरेचर जो पहले से रिसर्च वाला जिनका हम रेफर किए, वो सारा चीज इसमें आ जाता है। लास्ट में आता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में बहुत सारी चीजें, अपेंडिक्स मतलब क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज साथ में और लगा दी, अटैचमेंट, एनक्लोजर। तो उसमें क्या होता है अपेंडिक्स में, जैसे कि आप जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आप जाके पूछेंगे वो क्वेश्चन लगाएंगे, कोई और एक्स्ट्रा चीज आप वहां पे डालना चाहते हैं, मैप डालना है, ग्राफ डालना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज आप यहाँ पे सारा चीज इसके बाद में आप लास्ट में डाल सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन होता है। जो अपेंडिक्स होता है वो बिब्लियोग्राफी से पहले होगा कि उसके बाद में होगा। तो यहाँ से ये पूरा हमारा जो है थेसिस यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और थेसिस जो हमारा वही हमारा स्टेप्स ऑफ रिसर्च है, क्योंकि हम जो स्टेप अपना करते आ रहे हैं वो स्टेप इसी तरीके से होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, प्रॉब्लम ढूंढने के बाद उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, उसके बाद रिसर्च गैप ढूंढते हैं, उस बेसिस पे अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम देते हैं, उसके बाद हम लोग अपना उद्देश्य बनाते हैं, उद्देश्य के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन फॉर्मुलेट करते हैं, और उस क्वेश्चन के को हम लोग को सजेस्टेड सॉल्यूशन देते हैं, जो कि रिसर्च हाइपोथेसिस बोलते हैं। बाद में इसका टेस्टिंग होता है, और फिर हम लोग एक ढांचा बनाते हैं जिस पर कि बाद में मेरा रिसर्च होगा। एक हम लोग ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक नक्शा बनाते हैं जिसमें कि मेरा पूरा रिसर्च उस पर आधारित होगा। रिसर्च डिजाइन में बहुत सारी चीज है, ऑलरेडी हम लोग 2-3, जो ये तीसरा वीडियो है, ये तीनों वीडियो में मिला के ये सब सारा चीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फिर चैप्टराइजेशन, लास्ट में जो रिसर्च का हमारा फाइंडिंग क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, और उसके बाद फिर होता है बिब्लियोग्राफी, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सभी का बुक्स एंड रेफरेंसेस अरेंज रहता है, और सबसे लास्ट में अपेंडिक्स। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरा टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को और कोई क्वेरीज है, कोई सवाल है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो पूछ के डाल के आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद।